अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, पेरेंट्स और असातिज़ा इकराम। ये जो वीडियो है इस पे हम एनएमएमएस से ताल्लुक़ रखने वाली अहम मालूमात देखने वाले हैं। एनएमएमएस एग्ज़ाम से रिलेटेड मालूमात देखने वाले हैं, जो कि जिसकी मालूमात होना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले। देखिए, सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि एनएमएमएस एग्ज़ाम कौन दे सकता। सबसे पहला सवाल ये है कि एनएमएमएस एग्जाम कौन दे सकता है, बराबर है। तो उसका जवाब है पहला कि वो बच्चा जो 8वीं जमात का तालिब इल्म है वही एनएमएमएस का एग्ज़ाम दे सकता है। सभी बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे सकते, बराबर है। मतलब जो जिसका भी इरादा है एनएमएमएस का एग्ज़ाम देने का वो 8वीं जमात में होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि वो स्कूल ग्रांटेड होनी चाहिए। मतलब अगर वो स्कूल नॉन ग्रांट है तो वहाँ के बच्चे ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, वहाँ के बच्चे ये एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो वो स्कूल का ग्रांटेड होना ज़रूरी है। आम तौर पर ज़िला परिषद, नगर परिषद की स्कूलें ग्रांटेड रहती, कुछ कुछ नहीं भी रहती, लेकिन आम तौर पर ग्रांटेड होती है, ठीक है। यानी जहाँ पर टीचर्स को सैलरी डायरेक्ट गवर्नमेंट से मिलती है वो ग्रांटेड स्कूल के अंदर ही बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते। तीसरा, अगर समझ लो ये पहला है, ये भी कंडीशन होगी, दूसरी भी कंडीशन हो गई, तो तीसरी कंडीशन जो वो बच्चे के लिए है वो ये है कि उसके वालिद की या उसके पेरेंट्स की जो आमदनी है 3,50,000 से कम होनी चाहिए। अगर वो ये तीनों क्राइटेरिया में बैठता है तभी वो बच्चा एग्ज़ाम दे सकता। अगर वो तीनों में से एक भी क्राइटेरिया में नहीं बैठता, कोई भी एक भी क्राइटेरिया में, समझ लो 8वीं जमात में भी है, स्कूल ग्रांटेड भी है, लेकिन तीसरी कंडीशन अगर ये आ गई उसकी कि उसकी आमदनी 3,50,000 से ज़्यादा आ गई, तब भी वो बच्चा एग्ज़ाम वो नहीं दे सकता, ठीक है। ये होगी ये तीन चीज़ अहम नुकात बच्चे के एग्ज़ाम, जो बच्चा एग्ज़ाम में बैठ सकता। उसके बाद ये कि पेपर पैटर्न क्या है। 2 पेपर रहते। पहला पेपर जो रहता वो कहलाता मैट, ये देखो ये कहलाएगा मैट, मेंटल एबिलिटी, और ये सेट जो कि हमारी स्कूल का जो सिलेबस रहेगा उस पर मबनी रहेगा। मतलब ये जो पर्चा रहेगा मैट, ये जहनी आजमाइश मेंटल एबिलिटी के ऊपर रहेगा। इसके ऊपर टोटल जो सवालात रहेंगे 90 सवालात रहेंगे 90 मिनट के लिए। मतलब हर सवाल के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, ठीक है। यह पर्चा अव्वल की बात होगी। पर्चा अव्वल के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जहनी आजमाइश मेंटल एबिलिटी, इसका पर्चा होगा, 90 सवालात रहेंगे, 90 मिनट रहेंगे। मतलब आपके पास 1.5 घंटा रहेगा। कितना घंटा रहेगा? 1.5 घंटा रहेगा, और 1.5 घंटे के अंदर आपको ये पूरा पर्चा अव्वल हल करना है। उसके बाद ब्रेक रहेगा 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, और उसके बाद जो दूसरा पेपर है ये सेट, ये शुरू होगा, जिसका नाम है पर्चा दुअम, का नाम है सेट। ये पूरा स्कूल का जो हमारा सिलेबस रहेगा, किताब रहेंगी, उस पर मबनी रहेगा। अब इसके अंदर सेट के अंदर 90 सवालात में से 35 सवालात साइंस के आएंगे। 35 सवालात क्या आएंगे? साइंस के। तो इसमें 35 में से ज्यादातर सवालात 8वीं पर आते, पूरे सिलेबस पर। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो टोटल सिलेबस बनता वो मिलाकर जो सिलेबस बनेगा उस पर सवालात आएंगे, और कुछ सवालात 7वीं जमात पे भी आएंगे। मतलब आपको 7वीं जमात का भी साइंस करना है और 8वीं जमात के साइंस की भी तैयारी करना है। दूसरा पार्ट समाजी उलूम। समाजी उलूम के 35 सवाल आते हैं, ठीक है। समाजी उलूम में हिस्ट्री सिविक्स, मतलब तारीख और शरीयत, ज्योग्राफिया, ये मिलकर बनता समाजी उलूम। इसके भी 35 सवाल आएंगे। कितने सवाल आने वाले हैं? 35 सवाल आने वाले हैं। और तीसरा जो पार्ट रहेगा 20 सवालात वो आने वाले हैं रियाजी के। अब इसके अंदर देखो एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर कोई बच्चा रियाजी में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है या थोड़ा बहुत उसका रियाजी मजबूत नहीं है, तब भी वो बच्चा ये एग्ज़ाम आराम से पास कर सकता। क्योंकि बाकी अगर उसने थोड़ी देर के लिए 20 सवाल में से उसको 10 सवालात भी सही आ जाते तो तब भी उसको 35 में से 35 और इधर 35 में से 35, मतलब 70 में से अगर वो 60 नंबर ले लेता और इधर रियाजी में से 10 नंबर ले लेता, ऐसा 70 और 70 नंबर वो ले लेता कायमे पर्चा अव्वल में, तो 70 और 70 140 अगर नंबर उसको मिल जाते
180 में से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने स्कूल में, अपने ज़िले में मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो पर्चा अव्वल में क्या है, जहनी आजमाइश है प्योरली, 90 सवाल 90 मिनट के लिए। पर्चा दुअम में 35 सवालात साइंस के, 35 सवालात समाजी उलूम के, मतलब हिस्ट्री और जोग्राफिया दोनों आ गए उसमें, तारीख और जोग्राफिया, और 20 सवालात हो गए रियाजी के। रियाजी के 20 ही सवालात है, तो रियाजी पर भी मेहनत करिए, लेकिन रियाजी को बनिस्बत जो बाकी सब्जेक्ट है जो आसान है रियाजी के मुकाबले, साइंस और समाजी उलूम, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ आप अपना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। एनएमएमएस एग्ज़ाम पास करने के बाद, अगर आप एनएमएमएस एग्ज़ाम पास हो भी गए, तो उसके लिए सबसे बड़ी क्राइटेरिया ये रहेंगी कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। आपका नाम अगर मेरिट लिस्ट में आएगा तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो दूसरी कंडीशन ये है कि 12,000 रुपये आपको 5 साल तक के मिलेंगे। कितने रुपये? 12,000 रुपये 5 साल तक के मिलेंगे, यानी कुल 60,000 आपको मिलने वाले हैं। पहला इंस्टॉलमेंट, पहला साल जो मिलेगा आपको 9वीं में मिलेगा, फिर 10वीं में मिलेगा, फिर 11वीं में मिलेगा, फिर 12वीं में मिलेगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मिलेगा। इस तरीके से आपको 5 साल तक सालाना 12,000 रुपये मिलते रहेंगे। उसके बाद का सवाल यह है कि क्या 5 साल तक के सभी बच्चों को मिलेंगे? क्या आगे भी 10वीं के बाद भी कंडीशन है? जैसा आपने समझ लो 8वीं तक के ग्रांटेड स्कूल में पढ़े, लेकिन अगर गलती से आपने 9वीं में नॉन ग्रांटेड स्कूल में एडमिशन ले लिए तो आपकी स्कॉलरशिप रोक दी जाएंगी। मतलब आपको 9वीं 10वीं में भी ग्रांटेड स्कूल में ही रहना है, ग्रांटेड स्कूल में ही एडमिशन लेना है। आ रही बात समझ में? तो आमतौर पर बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं एक ही स्कूल के अंदर पढ़ते। उसके बाद अगर फिर 10वीं तक के तो आपने ग्रांटेड स्कूल में एडमिशन ले लिए, लेकिन 10वीं के बाद भी अगर आप चाहते, क्योंकि 10वीं तक के आपको 2 ही साल की इंस्टॉलमेंट मिलेंगे, 3 साल आपकी और स्कॉलरशिप बाकी है, तो 10वीं के बाद भी आपका जो एडमिशन है वो ग्रांटेड स्कूल में ही होना चाहिए। अगर ग्रांटेड स्कूल में रहेगा आपका एडमिशन तभी आपको 11वीं 12वीं में भी स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना ये स्कॉलरशिप आपकी 10वीं के बाद, जैसी आपने नॉन ग्रांट स्कूल में 11वीं क्लास में एडमिशन लिए, आपकी ये स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी। ठीक है, देखो, तो इस तरीके से एनएमएमएस से रिलेटेड तमाम मालूमात आपको मिल गई, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप तभी बच्चों से, पेरेंट्स से और असातिज़ा से उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे इस क्राइटेरिया में बैठते हैं उन्हें इन एग्ज़ाम में ज़रूर बैठाए, ताकि उन्हें हौसला मिले आगे चल के। अगर वो जो भी एग्ज़ाम देंगे, टेट का देंगे, सीटेट का देंगे, नीट का देंगे, जेईई का देंगे, एमपीएससी देंगे, यूपीएससी देंगे, ये तमाम एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम की मदद से उनको ज़रूर एक हौसला मिलेगा, और आगे के जो एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड उनके दिमाग के अंदर जो डर व खौफ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।